नमस्कार है जी सभी क्लास 12 वासियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का इस विज्ञान के इस चैनल में। और आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 8 पे मिले हैं। और इस लेक्चर नंबर 8 पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज जो लेक्चर नंबर 8 है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है पहले की तरफ, तो बस वीडियो का एंड तक देखते रहना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और बस मज़ा आ जाएगा, बस इतना। और ट्रस्ट मी जब इस वीडियो के एंड में पहुँचोगे ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाओ सर क्या बात है, हमें आज से पहले चैप्टर इतना समझ नहीं आया जितना अब आ रहा है। सर फिजिक्स सच में अब आसान लगती है सर, जब से आपने चैनल खोला है तब से बिल्कुल मज़ा आ रहा है। बस इतना आप इतना सोच के रखो कि जब यहाँ से लौटोगे ना तो आपके हाथ से कुछ छूटेगा नहीं, आपका हाथ खाली नहीं जाएगा। बस आप इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ आपसे। ठीक है, तो बस इसके लिए, इस बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए, बढ़िया तरीके से समझने के लिए बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मेहनत आपके काम आ पाए, बस मुझे यही चाहिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। आज हम लोग बढ़िया चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे टाइम पीरियड। सबसे पहले पढ़ेंगे टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड, रेडियस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि क्या कह रहा है ये कि कोई भी चार्ज है, ठीक है, वो किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो हमें उसका टाइम पीरियड, रेडियस और फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। क्या क्या होगा, ठीक है, तो तीनों चीज़ें फाइंड करेंगे। अब कैसे करेंगे समझते हैं, देखो समझ जा ध्यान से। यहाँ पे हमें निकालना है, तो देखो मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से। ठीक है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्रॉस से क्या होता है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड। ठीक है, ये होता है क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड, है ना। अच्छा, अब मान लो कोई चार्ज है, उसकी वेलोसिटी यहाँ से वी वेलोसिटी है उसकी, यहाँ से आया, और जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, हमें पता है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आएगा उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स लगने के कारण क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा। कौन सा, सर्कुलर मोशन करेगा एक फिक्स पाथ के साथ, है ना। क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन करेगा फिक्स पाथ के साथ। अब फिक्स पाथ के साथ सर क्यों करेगा, अच्छा अब आप मुझे बताओ फिक्स पाथ के साथ ये सर्कुलर मोशन क्यों करेगा। कॉमन सी बात है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज रखा होगा वो इसके ऊपर क्या लगाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अंदर की तरफ क्या फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं, अंदर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो लगेगा ना। 11th क्लास भूल गया कब हुआ, अंदर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तभी तो ये एक फिक्स पाथ से घूमेगा, यूं जू 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 जू, एक पहिए की तरह फिक्स पाथ में घूमेगा। देखो सबसे पहले इस वेलोसिटी से किसी वेलोसिटी से आया, मैग्नेटिक फील्ड में घुसा, मैग्नेटिक फील्ड ने इसके ऊपर लगा दिया फोर्स, कहा कि अब तू घूम। अब ये क्या करेगा, फिक्स पाथ के साथ घूमेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड ने इससे पूछा, अरे भैया तू फिक्स पाथ के साथ क्यों घूम रहा है। तो इसने जो चार्ज है इसने कहा, अरे भाई मैं घूमूंगा नहीं क्या, मेरे अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है अपना, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बोला, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, तो बोला हाँ भाई सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बोला ठीक है भैया, मैं क्या करता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाता हूँ, तो क्या होगा कि तू भी आराम से फिक्स पाथ्स के साथ घूम सकता है, और ये जो मैं भी तेरे ऊपर अपना फोर्स लगा सकता हूँ। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या कहती है कि भैया ठीक है तू फिक्स पाथ के साथ घूम, मैं क्या करता हूँ, मैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो तेरे ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, जिसके कारण तू फिक्स पाथ से घूम पा रहा है, मैं उस सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड कहता है ऐसा। ठीक है, क्योंकि फिर मैं भी तेरे ऊपर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स लगा पाऊंगा, अपना काम कर पाऊंगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी अपने ऊपर तेरे ऊपर अपना फोर्स, सेंट्रीपिटल वाला फोर्स लगा पाएगा, है ना। नहीं तो एक भी गड़बड़ हुआ तो हमारी इक्वेशन खराब हो जाएगी, है ना। अच्छा, तो इस केस में क्या होगा, मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। अच्छा, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QVB, लिख दिया हमने QVB। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ पे साइन थीटा भी आएगा। सर यहाँ पे आपने साइन थीटा क्यों नहीं लिखा, अब मैं आपको बताता हूँ साइन थीटा क्यों नहीं लिखा। देखो यहाँ पे तो बोला गया परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है मैग्नेटिक फील्ड। तो परपेंडिकुलर का मतलब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 नहीं लिखा हमने, बस सिंपल सी बात है ना। तो QVB इक्वल टू mv² अपॉन R। क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो V से V कैंसिल आउट हो गया,
यहाँ पे एक भी बचा, तो यहाँ पे आ गया क्यू बी अपॉन एम वी इक्वल टू एम वी अपॉन में आर। क्लियर, ठीक है। यहाँ से आर इधर जाएगा और क्यू बी इधर आ जाएगा, तो आर इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू बी आ गया। ठीक है, वैसे ये है हमारी रियल इक्वेशन। ठीक है, अब मैं इसको किस किस तरीके से लिख सकता हूँ। अच्छा, आप जानते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा पड़ा है, आर इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी। सर पी अपॉन क्यू बी कहाँ से आ गया? देखो, इसके लिए लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी इक्वल टू एम वी होता है। तो एम वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ, है ना। अच्छा, तो ये भी लिख सकता हूँ मैं इसको। अच्छा, अब क्या लिख सकता हूँ, अब देखो हम जानते हैं कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आर इक्वल टू अंडर रूट टू एम के अपॉन क्यू बी लिखा पड़ा है। अब सर यहाँ पे अंडर रूट टू एम के क्या क्यों आ गया? तो आप जानते हो क्या, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन जानते हो ना, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का आपस में रिलेशन क्या होता है, अंडर रूट टू एम के। क्या होता है, पी इक्वल टू अंडर रूट टू एम के। तो इस पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट टू एम के अपन क्यू बी, ये भी लिख सकते हो, है ना। सिंपल सी बात है, 11th क्लास पढ़ गया हो ना, चलो जी बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आर इक्वल टू, अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या कि यहाँ पे एनर्जी है। अब एनर्जी कब स्टोर होती है, जब हम कोई वर्क डन करते हैं, है ना। क्या करते हैं, जब हम कोई वर्क डन करते हैं, तो वर्क क्या होता है, v इंटू क्यू, यही होता है ना। याद करो सेकंड चैप्टर, क्या होता है, v इक्वल टू वी इंटू क्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से क्या लिख सकता हूँ, v इंटू क्यू लिख सकता हूँ। नहीं समझ आया, ना ही समझ आया, चलो दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, दोबारा आपको मैं बताता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी आई, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है ये एनर्जी फॉर्म में स्टोर होगी। ठीक है, अब एनर्जी क्यों स्टोर होगी, जब हम कोई वर्क डन करेंगे, यानी जो एनर्जी है वो जब हम वर्क डन करेंगे उसके इक्वल हो जाएगी। तो वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी इंटू क्यू नहीं लिख सकता, तो यही चीज़ क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे के की जगह वी इंटू क्यू लिख दिया। क्लियर, बोलो इतनी बात क्लियर? ठीक है, अपॉन में क्यू भी आ गया, इस ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे, है ना। अच्छा, आगे देखो, अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की टर्म में, ये तो चार्ज की टर्म में, अब मान लो इलेक्ट्रॉन की टर्म में है, तो क्या लिखूंगा, बस चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बस बात खत्म, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आपको ये चारों पांचों इक्वेशन याद रखनी है ढंग से। बोलो क्लियर हो गया ना? क्लियर, सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, तो पिछले पेज में हमने क्या फाइंड किया, आर, आर मतलब रेडियस। हमें फाइंड भी क्या करना था, हमें रेडियस, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को फाइंड करना था। तो हमने सबसे पहले रेडियस निकाल लिया, अब हम यहाँ पे निकालते हैं टाइम पीरियड को। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। अच्छा, वी नो दैट, हम जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना। तो ये डिस्टेंस क्या है, अब देखो, अब मैंने आपको दिखाया था, मैं एक बार और दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड रुको। यहाँ पे देखो, ये जो चार्ज है ये कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। क्या कर रहा है, सर्कल, पूरा एकदम पूरा 360 घूम जा रहा है ना, पूरा सर्कुलर मोशन कर रहा है चार्ज, है ना। चार्ज क्या कर रहा है, वहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो डिस्टेंस क्या हो गया, 2 पाई आर, है ना। स्पीड क्या है, वेलोसिटी थी वहाँ पे चार्ज की, तो यहाँ पे आ गया v, 2 पाई आर अपॉन v। ठीक है, अब आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर की इक्वेशन हमने अभी पढ़ी थी, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। यहाँ पे आप देखो, जस्ट बिल्कुल यहाँ पे हमने आर की इक्वेशन क्या पढ़ी थी, यहाँ पे देखो ये वाली, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। वैसे ये रियल इक्वेशन होती है, यही यूज़ होती है हर जगह, देखना इस चैप्टर में यही जो इक्वेशन है आर की, यही चीज़ यूज़ हुई है हर जगह। ठीक है, तो आर क्या है, एम वी अपॉन क्यू बी। तो वहाँ पे आर क्या था, आर क्या था, एम वी, आर क्या है, एम वी अपॉन क्यू बी, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 पाई एम वी अपॉन क्यू बी आ जाएगा। अब v से v कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। बोलो क्लियर हो गई, ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। अब हमने रेडियस निकाल दिया और टाइम पीरियड भी निकल गया। अब हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को किससे दिखाते हैं, न्यू से, है ना, न्यू से दिखाते हैं। फ्रीक्वेंसी को किससे दिखाते हैं, न्यू से। अब न्यू क्या होता है, न्यू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम का इन्वर्स होता है ना, टाइम का इन्वर्स होता है ना, 1 अपॉन टी क्या होता है, न्यू होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर। अच्छा, अब हम जानते हैं टाइम पीरियड हमारा क्या निकला, 2 पाई एम अपन क्यू बी जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है 1 अपॉन टी होती है। तो टी का इन्वर्स कर दो, क्यू बी अपन 2 पाई एम, ये हमारा आ गई फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी बात, तो तीनों चीज़ें हमारी निकल गई। ठीक है, हमारा रेडियस का निकला था एम वी अपॉन क्यू बी, है ना,
और यहाँ पे टाइम पीरियड क्या निकला 2πm/क्यूब, है ना। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी निकल गई QB/2πm, सिंपल। ये दोनों तो आसानी से याद रख सकते हो ना, ठीक है। डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले याद रखना है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर खत्म होने के बाद, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ना यूज़ होगी। तो बस ध्यान रखना इस बात को, क्लियर। आगे बढ़े, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या, इसी से रिलेटेड है क्या, कि अगर हमारा जो एंगल है यानी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के बीच में एंगल कितना बने, थीटा, तो इस केस में क्या होगा, क्या होगा। तो आपको मैं बताता हूँ, देखो सुनना ध्यान से। मान लो क्या बोला गया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास, ठीक है। ये है होगी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, ये मेरे पास इस तरीके से क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड्स हो गई, है ना। हो गई कि नहीं हो गई, इस तरीके से ये क्या हो गई, मेरी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना बने, थीटा, यानी कि ये बने आपस में एंगल पे बने, एक एंगल पे, यानी ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, बी की, है ना। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है, जब हमारा एंगल मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में थीटा बनेगा, एंगल बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, यानी इस बी और एंगल पे कब बनेगा, जब वेलोसिटी ऐसे होगी, है ना। जब वेलोसिटी कैसे होगी, ऐसे होगी, इनके बीच में एंगल कितना बने, थीटा, क्या बने, थीटा। तब हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, तब हमारा रेडियस क्या होगा और तब हमारा टाइम पीरियड क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये, और ये किसकी हो गई, वेलोसिटी की डायरेक्शन, चार्ज की वेलोसिटी। क्लियर मेरी बात। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, अब एंगल पे जब हमारा कोई चीज़ बनता है तो हम क्या करते हैं, उसका कंपोनेंट निकालते हैं। तो कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको तरीका बता रखा है। यहाँ पे ये है, ठीक है। अब देखो ये तो एक तो राइट साइड भी जा रहा है, इस साइड यहाँ पे देखो इसका कंपोनेंट एरो जो जा रहा है, एक तो राइट साइड भी जा रहा है और एक तो राइट साइड भी जा रहा है और एक तो ऊपर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और राइट साइड भी। तो एक तो राइट साइड जा रहा है, एक ये कंपोनेंट हो गया, और एक तो ऊपर भी जा रहा है और एक ये वाला कंपोनेंट हो गया। क्लियर मेरी बात। तो ये एंगल वाला क्या हो गया, v cos थीटा हो गया ना बबुआ, और ये क्या हो गया, v sin थीटा। बोलो क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज का मोशन कैसे होगा, चार्ज का ये तो पता है हमें, सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है भाई। हम चार्ज का सर्कुलर मोशन करा देते हैं, ये इस तरीके सर्कुलर मोशन। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि देखो यहाँ पे चार्ज जो है इस v cos थीटा की वजह से, या ऐसे पहले समझो कि v sin थीटा की वजह से इस तरीके से ऊपर जा रहा है और सर्कुलर मोशन कर रहा है। किसकी वजह से, v sin थीटा की वजह से। v sin थीटा ऊपर एरो है, तो चार्ज कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है। बट यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, क्या कि v cos थीटा की वजह से, देखो एरो इस तरफ है, v cos थीटा की वजह से ये इधर भी जा रहा है ना, v cos थीटा की वजह से इधर भी जा रहा है। तो सर्कुलर मोशन करते करते क्या जा रहा है, इस साइड भी जा रहा है, इस साइड ऐसे ऐसे, है ना। तो सर्कुलर मोशन करते करते वो किस तरीके जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। क्लियर मेरी बात, इस तरीके से भी जा रहा है। समझ गए मेरी बात, बोलो क्लियर हो रही है मेरी बात बढ़िया तरीके से। क्योंकि देखो v sin थीटा की वजह से एक तो ऊपर भी जा रहा है और v cos थीटा की वजह से क्या कर रहा है, ये आगे भी जा रहा है ना। हो रहा है ना, यही बात हो रही है, बिल्कुल समझ आ रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, समझ आ रहा है ना, क्लियर। अच्छा अब देखो ये पॉइंट है, यहाँ पे जो ये काट रहा है, ये पॉइंट टच कर रहा है, इसको हम बोलते हैं, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं हेलिप्स। क्या कहते हैं, हेलिप्स। ये हेलिकल मोशन कर रहा है ना, हेलिकल मोशन कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है, हेलिकल मोशन। क्या कहते हैं इसको, हेलिप्स कहते हैं, इस पॉइंट को जो मैग्नेटिक फील्ड पे टच हो रहा है, ठीक है। अब दो हेलिप्स के बीच का डिस्टेंस, क्या दो हेलिप्स के बीच के डिस्टेंस को x कहते हैं। अब ये x क्या है, इस x को बोलते हैं पिच। क्या कहते हैं, पिच। ये पिच मतलब वही होता है डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, है ना। क्लियर मेरी बात, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं हेलिप्स, और दो हेलिप्स के बीच का डिस्टेंस को कहते हैं पिच। बोलो क्लियर हो गई इतनी बात, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो इसका रेडियस और जो इसका टाइम पीरियड, और जो टाइम पीरियड क्या होगा, इसका रेडियस और टाइम पीरियड हम देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आगे ध्यान से देखना, ठीक है। रेडियस क्या है, यहाँ पे देखो mv/qb, हम जानते हैं रेडियस क्या होता है, mv/qb। तो अब ध्यान देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे रेडियस ये है,
ये ना रेडियस इसका, देखो ना ये सर्कल का रेडियस ही तो होता है, ये रेडियस ये वाला है ना, डायमीटर तो हाफ रेडियस हो गया है ना, तो ये क्या है इसका रेडियस है। तो रेडियस किसकी वजह से हो पा रहा है, वी साइन थीटा की वजह से है ना, तो वी साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एम वी और साइन थीटा आ गया, वी साइन थीटा की वजह से ना, वी साइन थीटा की वजह से हो रहा है ना, तो यहाँ पे आ गया वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी एज इट इज़, तो ये आ गया हमारे पास रेडियस, ठीक है। और ये किसका रेडियस है, जब हमारा जो एंगल है वो थीटा है, किसके बीच में, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। अब टाइम पीरियड हम जानते हैं कि 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होता है, अभी आपने पढ़ा जस्ट 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी होता है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस को क्या कहते हैं, दो हेलिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, पिच। तो पिच कैसे निकलेगा, स्पीड क्या है हमारी, वेलोसिटी, टाइम क्या है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 2 पाई एम, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2 पाई एम वी अपॉन में क्यू बी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ये है वी कॉस थीटा, है ना, ये है हमारा वी कॉस थीटा। अब जब ये डिस्टेंस देखो, यही तो डिस्टेंस है, अब ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ऐसे 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 इधर इधर जा रहा है, इधर इस साइड जा रहा है, डिस्टेंस कवर करते 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 वो किसके वजह से हो रहा है, वो वी कॉस थीटा की वजह से हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम वी कॉस थीटा, किसकी वजह से हो रहा है, वी कॉस थीटा। तो इस वी की जगह क्या लिख दिया, वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस, ठीक है। टाइम पीरियड तो वही रहेगा, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। क्लियर मेरी बात, बोलो समझ में आ रही है मेरी बात, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी सही तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बढ़ाइए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत। एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर एक तो न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं, ठीक है, और साथ साथ जब आप देखोगे ना कि जैसे जेई नीट वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी एम्पियर सर्किटल लॉ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और बोर्ड्स में भी आते हैं कई बार। और ज़्यादातर वैसे डेफिनेशन पूछा जाता है बोर्ड में, एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव करना और इसकी जो है डेफिनेशन इसको की डिफाइन करो, इस तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ को पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है, तो बेसिकली एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अच्छा क्या करते हैं, देखो मान लो ये मेरे पास कोई स्टेट कंडक्टर हो गया, ठीक है, क्या हो गया मेरे पास, एक ये स्टेट कंडक्टर हो गया, करंट की डायरेक्शन हो गई आई ये वाली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसके अराउंड इस तरीके से एक क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक एम्पियर, एक एम्पीरियन लूप, ये क्या है एम्पीरियन लूप, इसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लेते हैं और उसके अंदर बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो देखो करंट फ्लो रहा है ऐसे, तो राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस साइड इस डायरेक्शन में, है ना, देखो ना ये क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस साइड, तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की, समझ गए। तो इस तरीके से हम एम्पियर सर्किटल लॉ को देखते हैं। अच्छा जो इसकी इक्वेशन होती है वो होती है बी वेक्टर लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई ई क्या है, ये इंक्लोज्ड करंट है, इंक्लोज्ड करंट जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है वो होता है इंक्लोज्ड करंट अंदर वाला, ठीक है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है मैं आपको आगे बढ़ ढंग से बता देता हूँ। एम्पियर सर्किटल लॉ बेसिकली होता है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है वो इक्वल होता है किसके, इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स इंक्लोज्ड करंट की, या कह सकते हो नेट करंट के, ठीक है। ये होता है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। ये डायग्राम एक दोबारा समझाता हूँ। कोई भी जैसे कंडक्टर मान लो ये स्टेट कंडक्टर है, इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इसके अराउंड क्या करते हैं हम एक एम्पीरियन लूप क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है। देखो ना इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो इस डायरेक्शन में क्या कर लिया, एम्पीरियन लूप को कंसीडर कर लिया। बोलो समझ में आया क्या,
आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि इसको डिराइव्ड कैसे किया जाता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को डिराइव कैसे करते हैं ये चीज़ हम समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भाई सच बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको नहीं बता सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डिराइव करना। इस चैप्टर में कुछ पढ़ना है ना पढ़ना, इसको ज़रूर पढ़ लेना ढंग से, इस चीज़ को ज़रूर पढ़ लेना कि इसको कैसे हम डिराइव करते हैं इसके फॉर्मूले को, ठीक है। और इक्वेशन डायरेक्टली 1 मार्क्स में पूछी जाती है। क्लियर? चलो भैया प्रूफ करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ को। ये हमारी इक्वेशन होती है, हम जानते हैं कि कोई भी, ये देखो एम्पियर सर्किटल लॉ बेसिकली ये कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल, ये जो दिख रहा है ना ये आपको यहाँ पे, ये लाइन इंटीग्रल होता है। आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा, इसको क्लोज्ड इंटीग्रल कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में जहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड और इंक्लोज्ड करंट की बात हो, उस केस में इसको हम लाइन इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हम लाइन इंटीग्रल कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको क्या कहते हैं? लाइन इंटीग्रल, ठीक है। कि अब देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स इंक्लोज्ड करंट की या नेट करंट की। क्लियर? ये कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ। और बेसिकली एम्पियर सर्किटल लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने में हेल्प करता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था, एक स्टेट, एक क्या लिया था हमने, एम्पीरियन लूप कंसिडर कर लिया था। ये हो गई मेरी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये वाली। और इसी में देखो ये वाली लेंथ है, तो यही डीएल की भी डायरेक्शन यही होगी, डीएल लेंथ की भी, है ना। हम क्योंकि डीएल लेंथ कहाँ, लेंथ एलिमेंट कहाँ कंसिडर करते हैं, जहाँ पे हमें थोड़ा सा स्ट्रेट मिल जाए, है ना। अच्छा आगे देखो, अब देखो बी डी एल एज इट इज़ आ गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डॉट पर डॉट हटेगा, कॉस्ट थीटा आ जाएगा, कॉस्ट थीटा आ जाएगा। अब देखो बी डी एल आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल, थीटा की जगह कॉस 0 डिग्री आ गया। अब 0 डिग्री क्यों आ गया? देखो यहाँ पे डी एल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे बी की भी डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन और लेंथ एलिमेंट की भी डायरेक्शन, दोनों की क्या है, सेम है। तो इससे थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। कॉमन सी बात है ना, कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो थीटा क्या पुट कर दिया हमने, 0 डिग्री। अब बी डी एल कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है 1, तो आ गया यहाँ पे बी डी एल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब जब हम इस चीज़ को देखो ओपन, जब हम बी या डी एल में इन दोनों में से किसी एक को भी ओपन कर देते हैं ना, तो यहाँ से हमारा ये जो ये गोल सा आपको दिख रहा है ना, ये लूप बना हुआ, ये लूप हट जाता है अपनी ज़िंदगी से समझ गए मेरी बात, अपनी ज़िंदगी से हट जाता है। अब इस बी को क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट आई ई अपॉन 2 पाई आर। सर आपने ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा? देखो ये क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर है, और स्ट्रेट कंडक्टर की इक्वेशन क्या होती है, म्यू नॉट आई ई अपॉन 2 पाई आर होती है ना, होती है कि नहीं होती? ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट, ये आ गया बाहर। अब डीएल का इंटीग्रेशन हो गया, डीएल क्या होता है, एल लेंथ, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एल होगा। अब लेंथ किसकी, ये देखो ये क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो डीएल की जगह 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो म्यू नॉट आई, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर क्या आ गया, एज इट इज़ आ गया, है ना। और ये वाला एज इट इज़ आ गया, ये और ये तो हमारा हो गया कैंसिल आउट, तो म्यू नॉट आई ई आ गया। क्लियर? ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ फॉर्मूला किसका, एम्पियर सर्किटल लॉ का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखना। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था, और उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो पाए इस वीडियो का। ठीक है, और मुझे फुल सपोर्ट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, सबसे मेन कि मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्लियर? कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। कमेंट का जो साइन है वो कुछ इस तरीके से बना होगा, वहाँ पे इस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे फिर ऑप्शन आएगा टाइप करने का, टाइप करके आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, चलो तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।